मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो क्लास 10th पिछले लेक्चर में आपने देख लिया होगा कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस में हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया था। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसी इवेंट होती है, कहाँ पर होती है, फिर साइट वगैरह भी मैंने आपको दिखा दी थी, है ना। फैलोपियन ट्यूब में पूरा स्ट्रक्चर बना करके इम्प्लांटेशन हमने देख लिया था, कोरियोनिक विलाई, प्लेसेंटा देख लिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड की इंपॉर्टेंस, ठीक है, या फिर उनका आप फंक्शन कह सकते हैं, और साथ में प्लेसेंटा की क्या इंपॉर्टेंस है, इंक्लूडिंग प्लेसेंटा। उसको भी प्लेसेंटा की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज अ टिश्यू, है ना, बिटवीन मदर एंड यूट्रस ऑफ द मदर एंड फेटस। ठीक है, मदर की यूट्रस और जो ये आपका फेटस होता है, उसके बीच में जो भी टिश्यूज होते हैं उन्हीं को हम प्लेसेंटा कहते हैं। और वो प्लेसेंटा करता क्या, HPL HCl रिलीज करता है, जो कि मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो आपके ये इट फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स along with रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी उसी प्लेसेंटा से होता है। फिर जो एक्सक्रीशन होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द फेटस टू द मदर्स बॉडी दैट आल्सो अकर्स थ्रू प्लेसेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड एक कनेक्शन होता है फेटस और मदर के बीच में, ठीक है, उसी कनेक्शन से सारी चीजें पास होती हैं, गैसेस भी, आपके न्यूट्रिएंट्स भी, और जितने वेस्ट मटेरियल है वो बाहर भी जाते हैं। ठीक, आगे हम मूव करते हैं। जो आपका ये टॉपिक बचा रह गया था, फीमेल सेक्सुअल साइकिल। अब जैसे आप ये सोचिए कि ये है ये, ठीक है, तो ये है ओवरी, यहां पे बनेंगे एग, यहां से होंगे रिलीज, ये कैप्चर करेगा, आगे मूव करेगा। मैंने यहां पे बताया था कि यहीं पे होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म की एंट्री होगी और स्पर्म आकर के इससे फ्यूज कर जाएगा। इन केस अगर स्पर्म का फ्यूजन नहीं होता है, अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होती है या फिर एंट्री होती है पर ये इससे फ्यूज नहीं करता है, तो क्या होगा, देन व्हाट, ये भी दिमाग में आ सकता है ना। उसके लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फीमेल सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, तो ये क्या होता है, आइए देख लेते हैं। इट अकर्स, इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको दूसरे नाम से पूछा जा सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मीनोस कहते हैं। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, मीनोस कहते हैं। और स्टॉपिंग ऑफ या फिर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज व्हाट, मेनोपॉज। ठीक है, पॉज का मतलब जानते हैं, स्टॉपेज, तो इससे याद रखिएगा, मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट अकर्स एट द एज ऑफ 45 to 50। ठीक है, और मीनोज जो होता है ये इट स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली बिगिनिंग, या फिर आप कह सकते हैं 12 to 13 ईयर्स। ठीक है, 10 to 12 हम इसको कंसीडर करते हैं, 10 years to 12 years। तो ये इसको मीनोस कहते हैं। मीनोस का मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये समझ में आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली होता क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज अ साइकिल, ठीक है, which occurs regularly and periodically after every 28 days। रेगुलरली का मतलब है जैसे रेगुलर होना, जैसे आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आपने स्कूल जाते हैं, तो मंडे गए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ रहता है। ऐसे आप पूरे मंथ में 30 डेज का अगर पूरा मंथ है, उसमें आप 4 दिन निकाल दीजिए, संडे, तो आपके कितने डेज, 26 डेज बचे। तो आप कॉन्टिन्यूस 26 डेज पूरा महीना गए हैं, दैट इज द रेगुलरिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखना, तो ये रेगुलर होते हैं। रेगुलर का मतलब हर मंथ में रेगुलरली, है ना, ये रेगुलरली पाए जाएंगे। ठीक है, किसी भी फीमेल बॉडी में आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी। ये हमेशा रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी। ठीक है, एट द एज ऑफ 10 to in between 10 to 12 years। ठीक है, आफ्टर 12 we also consider after 12 also it can vary, है ना, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो वेरी करती है। इट अकर्स रेगुलरली एंड पीरियोडिकली आफ्टर 28। पीरियोडिकली का मतलब समझिए, जैसे पीरियोडिक मोशन में आपका डे एंड नाइट होता है। डे एंड नाइट का मतलब दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर पीरियोडिकली होता है। पीरियोडिकली मतलब अभी इसमें होता है ना, जैसे
ये अब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ये आपको थोड़ी सी आपको पढ़नी है। जब आप 12th में जाओगे तो 4 फेज होते हैं इसमें। पहला फॉलिकुलर फेज होता है। फॉलिकुलर फेज का मतलब होता है जब अंदर ही अंदर फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, इस ओवरी के अंदर ये जब मैच्योर होते हैं एग, उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है कौन सा, वो होता है हमारा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है कि द रिलीजिंग ऑफ ओवम, जब ये ओवम एकदम रेडी हो जाते हैं और बाहर रिलीज होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। रिलीज होते हैं यहीं पे इनको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो फिम्बरी होते हैं इनकी हेल्प से इनको अटैच कर लिया जाता है और आगे पास करते हैं, ठीक। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 होते हैं। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तब तो इम्प्लांटेशन में जाएगा, अगर एग नहीं फर्टिलाइज होता है तब क्या होता है, तब देखो ये बेसिकली पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब हर मंथ में ये पूरी साइकिल चलेगी, हर मंथ में पूरी साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, है ना, हर मंथ, ठीक है। हर मंथ का मतलब एवरी 28 डेज, हर 28 डेज के बाद में साइकिल फिर से आएगी, हर 28 डेज के बाद में, ठीक है। और ये रेगुलर रहेगी, मतलब किसी भी डे में ये मिस नहीं हो सकती, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद में दिन, वैसे ही। अब देखो इट इज कंट्रोल। अब बेसिकली इसकी कंट्रोलिंग बहुत सारे हार्मोन से होती है, वो होते हैं FSH और LH। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। आपने जब ग्लैंड्स पढ़ी होंगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये रिलीज करती है FSH और LH। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी को मूव फॉरवर्ड करना, तो ये एक्स को बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है मेल्स में, FSH एक्ट करता है फीमेल्स में मेनली। मतलब अगर आप फीमेल्स में दोनों ही एक्ट करते हैं लेकिन ज्यादा इसका रोल होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा कम होता है इसका भी है, लेकिन इसका होता है LH सर्ज आता है, मतलब जब ये मैक्सिमम हो जाता है बॉडी में तब रिलीजिंग होती है ओवम की, ठीक है। उसके बाद में जो पूरा रोल होता है FSH का होता है। तो ये दोनों ही जो हार्मोन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करते हैं। 2 ओवरियन हार्मोन होते हैं। ओवरियन हार्मोन का मतलब समझते हैं आप? जो ओवरी रिलीज करती है, ठीक है। तो ओवरी भी बहुत सारे हार्मोन को बनाती है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी, तो इसके 2 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इट फॉर्म्स द ओवम या इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एग, फीमेल गैमेट, ओवम, व्हाटएवर यू कैन से। ओवरी क्या करती है, किस में हेल्प करती है? एग के फॉर्मेशन में, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में। दूसरा इसका जो काम होता है वो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी कि ओवरियन हार्मोन को रिलीज करना या फॉर्मेशन करना। तो ये हार्मोन भी बनाती है। कौन कौन से? एक तो होता है एस्ट्रोजन, आपने बुक में इसकी स्पेलिंग ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों ही कंसीडर की जाती हैं। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। 2 हार्मोन रिलीज करती है, ये दोनों ही जरूरी है फीमेल बॉडी में। देखो एस्ट्रोजन जो होता है ये बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है मेंस्ट्रुएशन के लिए, है ना, रिलीजिंग ऑफ ब्लड के लिए, ठीक। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि अब प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो प्रोजेस्टेरोन कम होगा और क्या ज्यादा होगा? एस्ट्रोजन। क्यों? क्योंकि तब ब्लड फ्लो से जो एग है उसको बाहर रिलीज आउट करना है, तब एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। ये अभी आप इतना समझिए, आगे जब आप 10th क्लास में जाओगे अभी आपको ये समझना है। सिर्फ अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए इतना जरूरी है कि ओवरी 2 हार्मोन बनाती है, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। आगे की जो प्रोसेस है, क्यों बनाती है, कैसे बनाती है ना, किस लिए बनाती है, ये हम 12th में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट है, अब 2 कंडीशन हो सकती है। ये जो एग है ये फर्टिलाइज भी हो सकता है अगर स्पर्म से फ्यूजन हो गया, नहीं भी हो सकता है। फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा? व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड देन द जाइगोट गेट इम्प्लांट, तो जाइगोट बनेगा। मेल और फीमेल गैमेट का मतलब ओवम में जब फ्यूजन होगा मेल गैमेट का या स्पर्म का तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तब तो ये वाली प्रोसेस होगी, मतलब एग इज फर्टिलाइज्ड देन द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस लाइनिंग एंड प्लेसेंटा डेवलप्स। उसके बाद प्लेसेंटा बन जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूरा दिखा चुकी हूँ मैं।
और जब एग नहीं फर्टिलाइज होगा, व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, देन द यूट्रस लाइनिंग, तब क्या होगा, ये आगे मूव करता रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेशनरी नहीं रह सकता, ये आगे यहाँ आएगा, वे है ना, ये आएगा, फिर अब इसका इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रोफोब्लास्ट लेयर आई ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जाइगोट थोड़ी है, ये तो सिंगल एग है, ये तो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, ये फर्टिलाइज एग थोड़ी हुआ, ये अनफर्टिलाइज एग है, ये अभी फर्टिलाइज नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसका इम्प्लांटेशन नहीं होता है। फिर ये क्या हुआ, ये जो इसकी इंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसी के ऊपर ये अटैच होता है, और ये बाहर से, मतलब जब ये फर्टिलाइज नहीं होकर के आता तो इसी जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, इनके जो ब्लड वेसल्स होती है उन्हीं के साथ में ये बाहर शेड हो जाता है। उसी को बोलते हैं, उस ब्लड फ्लो को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो। देखिए स्लोली ब्रेक्स, जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू करती है। ये ब्रेक हुई जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो, और साथ में ये जो एग है, ये दोनों ही शेड ऑफ हो जाते हैं थ्रू द वजाइना, ठीक है, एंड इट डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। वो ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं और इस पूरी साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल इज अ सीवियर मैटर ऑफ डिस्कशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर आई थिंक, या फिर इन फ्यू ईयर्स, ठीक है, कुछ ही दिनों में हम चाइना की पॉपुलेशन को भी मतलब आगे बढ़ने वाले हैं। क्यों? और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना क्यों जरूरी है इंडिया के लिए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, खाने को कम है, रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज में आप खाने की भी बात कर सकते हैं, अप्लायंसेस की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर मटेरियल की अगर लोगों के हिसाब से देखा जाए तो खाने की कमी है, फूड अवेलेबिलिटी लोगों के हिसाब से नहीं है। इसीलिए बहुत से जो लोग हैं मतलब हमारे इंडिया में, वो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, हंगरनेस से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो गरीब है, दूसरी बात हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है जिससे फूड अवेलेबिलिटी सबको नहीं हो पा रही, सबके पास फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा। ये पर डे की बात कर रही हूँ मैं, महीने की बात नहीं कर रही। हर दिन लाखों ऐसे इंसान हैं जो बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहली बात गरीब है, दूसरा अगर हम पूरे इंडिया के हिसाब से देखें तो इतनी पॉपुलेशन है कि अगर हम खिलाना चाहें तो भी नहीं खिला सकते, ठीक है। ये रीजन है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है डिस्कशन के लिए, ठीक है। उसके लिए बहुत से जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी चीजें प्लान करके रखी हैं। इसमें आप अपनी कॉपी में जाकर के देखोगे कई सारे प्रोग्राम आपसे डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें वन फैमिली वन चाइल्ड का भी एक है, और फिर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, ठीक है, जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बर्डन है इंडिया पर, जिसके कारण बहुत सी चीजें रुकी हुई हैं। पॉवर्टी बढ़ रही है इसी के कारण हमारे पास लैंड एरिया कम पड़ रहा है, क्योंकि जितने लोग उतनी लैंड हमें चाहिए, ठीक है। लैंड चाहिए का मतलब आप समझ रहे हैं, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया को लैंड एरिया बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा हो चुके हैं, उनको घर चाहिए रहने के लिए। और वो जो छोटे जंगली जानवर है, बड़े से लेकर के छोटे जंगली जानवरों का घर बिगाड़ रहे हैं, उससे क्या होती है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है। क्योंकि अब जो जंगल पे वो घर बन चुका है, मॉल बन चुका है, वहां के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, वहां पे जो पेड़ पक्षी रह रहे थे, वो पहली बात तो आपने पेड़ खत्म किया, वो भी ऑर्गेनिज्म ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको आपने खत्म किया, वो डाइवर्सिटी आपने खत्म की। दूसरी बात, जो वहां पर एनिमल्स रह रहे थे, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, वो भी उनको पास घर नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, तो वो भी खत्म होने लगते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें। तो अब पॉपुलेशन कंट्रोल हम 4 तरीकों से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पहला होता है फिजिकल या फिर मैकेनिकल बैरियर। फिजिकल या फिर मैकेनिकल बैरियर, ये इसका काम क्या होता है? सबसे पहले तो आपको इसके एग्जाम्पल्स पहला तैयार करना है, दूसरा इसके बिहाइंड मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर क्या करता है, ये स्पर्म को एग से मीटिंग ही नहीं होने देता, मतलब स्पर्म और एग की मीटिंग ही नहीं होने देता। जब ये फ्यूजन ही नहीं होने देगा, तो फ्यूजन नहीं होगा तो एग नहीं, सॉरी, जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन मतलब नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और आगे जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। पहला। दूसरा होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ सम टाइप्स ऑफ केमिकल्स वी कैन ऑल्सो यूज पिल्स, है ना, बहुत सारी दवाइयों का यूज करके, ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन को
पूरा हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन होना था, अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का ज्यादा होना जरूरी है। ऐसी कोई पिल्स हम खा लें कि एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाए। अब प्रेगनेंसी होना भी चाहेगी तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो जरूरी है ना मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, वहां पर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हार्मोन बैलेंस को चेंज कर देते हैं, मतलब बॉडी के हार्मोन को चेंज कर दीजिए। ठीक, तो जो प्रोसेस उस हार्मोन के थ्रू होने वाली थी वो होगी नहीं, और कौन सी प्रोसेस प्रोजेस्टेरॉन से होती है? प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी होगी नहीं। यहाँ पर दूसरा मेथड। तीसरा होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा का मतलब इनसाइड, यूटेराइन का मतलब यूटेरस में, और डिवाइस का मतलब कि अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट रिलीजेस सच टाइप ऑफ मटेरियल, या आप ऐसा कर सकते हैं दैट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन या प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि यूटेरस के इनसाइड ये अटैच किए जाते हैं। इसमें आपका कॉपर टी आता है, ठीक है, CUT ऐसे आप लिख के आएंगे, कॉपर टी। अब बेसिकली कॉपर टी ये कहीं बाहर फिजिकल बैरियर नहीं होता, ये इनसाइड अटैच किया जाता है। ठीक है, यूटेराइन वॉल वेजाइना के यहाँ पर अटैच किया जाता है। ये करते क्या है? कॉपर टी क्या करते हैं? कॉपर रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? कॉपर रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। ये कॉपर रिलीजिंग हार्मोन करते क्या है? ठीक है, ये करते क्या है? इनका काम ये होता है कि ये जो स्पर्म होता है इसकी सबसे पहले मोटिलिटी को कम करते हैं। मोटिलिटी का मतलब होता है चलने की क्षमता। ठीक है, तो ये चल के पहुंच ही नहीं पाता एग तक, उस जंक्शन तक पहुंच ही नहीं पाता, और उस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होगा। वहां तक ये जब स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा कॉपर टी की वजह से, तो फ्यूजन होगा ही नहीं। फ्यूजन नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। दूसरा क्या करता है? ये एक और काम करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी खत्म कर देता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी लो कर देता है, एकदम खत्म कर देता है, ना के बराबर। फर्टिलाइजेशन का मतलब इसके पास अपने कुछ क्षमता होती है फर्टिलाइज करने की। मान लीजिए यहाँ तक पहुंच भी जाए तो इसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है ही नहीं कि ये फर्टिलाइज कर सके। जब इसकी कैपेसिटी ही वो लो कर देगा तो क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा, मतलब वहां पर पहुंच करके भी साइड तक ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो दो प्रिंसिपल पे काम करते हैं। चौथा होता है सर्जिकल मेथड, कि बाय डूइंग सर्जरी वी कैन डू समथिंग दैट कैन कंट्रोल पॉपुलेशन। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि मेल्स में वैसेक्टमी होती है। वैसेक्टमी का मतलब होता है जो वॉसा डिफरेंसिया होती है, जहां से जो मेल गैमेट होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो उस यानी कि जैसे कि आपको किसी को रोकना है, ठीक है, तो आप रास्ते में मतलब रास्ता ही तोड़ दो तो वो गाड़ी आ ही नहीं पाएगी। बेसिकली वही होता है, यहाँ पर जो ट्यूब्स होती हैं उनको यहाँ से कट कर दिया जाता है और टाई अप कर दिया जाता है। वो कौन सी होती है? वॉसा डिफरेंसिया होती हैं, जिनको हम कट करके और टाई अप कर देते हैं। तो यहाँ से मान लो यहाँ से स्पर्म जाते तो हैं पर यहीं पर रुक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैसेक्टोमी होती है मेल्स में, और फीमेल्स में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी होती है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें उसको वहां पे कट करके ओवरी से यहाँ से, और इसमें एक टाई अप कर दिया जाता है, जिससे ओवा यहाँ से रिलीज तो होंगे लेकिन साइड तक यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जब एग ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, IUTs और सर्जिकल मेथड, ये चार ऐसे हमारे बैरियर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सबसे, यही चार आपके में हैं। इसमें आपसे ऐसे पूछेगा कि नेम 2 एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल बैरियर, इसमें आपके कॉन्डोम्स आते हैं। ठीक है, ये फिजिकल बैरियर, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसमें आपका आई थिंक लूप करके एक कोई एग्जाम्पल है वो भी आता है। ठीक है, आई थिंक लूप ही है वो, देख लीजिएगा। ठीक, डायफ्रैगम वगैरह भी इसमें ही आते हैं। सेकंड आपका केमिकल मेथड होता है, इसमें आपके पिल्स आते हैं। अब पिल्स कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन पिल्स भी होती है और सिंगल प्रोजेस्टेरॉन पिल्स भी होती हैं। 2 पिल्स आती हैं। पिल्स में भी कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें जो केमिकल रिलीज करते हैं, तो वो हो गया नेम 2 मतलब IUDs, तो कॉपर टी हो गया। ठीक है, कॉपर टी क्या होता है? ये इनसाइड लगाई जाती है, इसलिए इसको इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं। IUDs होता है, सॉरी, IUDs होते हैं। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक, तो ये होते हैं कॉपर टी।
और लास्ट में आता है सर्जिकल मेथड। तो इसमें तो बस ये याद रखना कि वेसेक्टोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स। ट्यूबेक्टोमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ट्यूब का टाई अप होता है, फैलोपियन ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी, और बहुत सारा फ्रेंसिया से क्या हो जाता है? वेसेक्टोमी इन मेल्स। ठीक है, तो ये याद रखना। आज का टॉपिक हमारा ये खत्म हुआ। आज आप जाइए, ये भी याद कर लेना, बिगिनिंग जो होती है साइकिल की उसको मीनोज कहते हैं और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो को मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी एज की बात करें तो मीनोज की एज होती है 10 to 12 और मीनोपॉज की होती है हमारी 45 to 50। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।